साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सारे के सारे शेर मेरे उपस्थित हो जाएं, जल्दी से आ जाएं। ठीक है बच्चे, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कल मैं कह के भी गया था मेरे बच्चे मीडिएवल हिस्ट्री में मोक के बाद कि अब हम अगली क्लास एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर के आएंगे। और एंशिएंट हिस्ट्री मेरे बच्चे सबसे छोटा टॉपिक होता है हिस्ट्री का भी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ना के बराबर अगर क्वेश्चन कहीं से बनता है तो वो है एंशिएंट हिस्ट्री। ना के बराबर मेरे बच्चे, ना के बराबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि बनेगा ही नहीं, बन सकता है पर बहुत रेयर चांस है। और रेयर चांस है इसीलिए मेरे बच्चे मैं केवल और केवल उन पॉइंट्स को आपके सामने लेकर के आया हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और जो भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं उस पर खुद से बता दूंगा मेरे बच्चे, इसे याद रखना, इसे भूलना ही नहीं है। तो सभी को गुड आफ्टरनून। देव प्रसाद जी, प्रिंसी शुक्ला, विकास, ठीक है, प्रिंस भाई, मुकेश, मधुर, सुमन, वांटेड, देव प्रसाद। चलिए साथियों, सभी फटाफट से जुड़ते चले जाएंगे। नीरज, वांटेड मिया, अभय, जय दीक्षित, आयशा, जीतू वर्मा, अनुज, आनंद, राकेश, विकास, अमर, 4433, रंभा, जूही, पवन, रजनीश, सना, कर्ण भाई, राम सिंह, शर्मा जी, निरंजन। चलिए सभी को नमस्कार साथियों। तो शुरुआत करते हैं मेरे बच्चे। आज जो आपके सामने है वो एंशिएंट हिस्ट्री है, और केवल वही पॉइंट है जो बार बार मेरे बच्चे एग्जामों में रिपीट करते हैं, पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एक स्मार्ट अप्रोच रखिए ये हिस्ट्री जैसे टॉपिक के साथ। मेरे बच्चे इन टॉपिकों में अपने समय को बर्बाद मत करिए, आप समय बचाइए उन टॉपिकों के लिए जो टॉपिक आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाने, ठीक है ना। तो हम उसी कंटेंट को मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं जो बार 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 एग्जाम में आता है। फिर भी कोई टॉपिक बचता है, फिर भी कोई पॉइंट बचता है, तो मैं उसे आपके जब एमसीक्यू कराता हूं तब एमसीक्यू फॉर्मेट में लेके आ जाता हूं। चलिए, तो बड़े आराम से चलेंगे, बड़ी तसल्ली से चलेंगे, देखते चलना। देखो सामने लिखा है मेरे बच्चे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। और प्राचीन है मतलब बहुत समय पुराना है, बहुत समय पुराना है, बहुत समय पुराना है, इसीलिए इसे मेरे बच्चे प्री हिस्टोरिक इंडिया या प्रागैतिहासिक भारत के नाम से जानते हैं। प्री हिस्टोरिक इंडिया बोले तो प्रागैतिहासिक भारत। प्रागैतिहासिक भारत का ही मतलब है कि इतिहास से पहले का भारत। जब कहीं से इतिहास की शुरुआत हो रही होगी। नहीं बच्चे, लाइट तो थोड़ा सही है। हाँ अभय जी, कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना हो। चलिए ठीक, फिर शुरुआत करें मेरे बच्चे कि द पीरियड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट is called the prehistoric time. It also referred to as the Stone Age. मतलब क्या है, और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चे याद रखना कि लिपि के विकास से पहले, लिपि समझते हो, लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका। लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका, ठीक है, ओके, लिखने का तरीका। तो लिपि के विकास से पहले, लिखने के तरीके से पहले के एक समय को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसी प्रागैतिहासिक काल को, क्योंकि जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता होगा तो उसकी बुद्धि पत्थर जैसी होगी मेरे बच्चे, पत्थर जैसी होगी। इसीलिए स्टोन एज या इसी को पाषाण युग भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? पाषाण युग भी कहते हैं। ठीक, अब आप हिस्ट्री में दो शब्द देखते हो, एक होता है बीसी या बीसीई, या एडी बोले तो इसी को कहते हैं सीई। बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, या बिफोर क्राइस्ट भी इसको कहते हैं, ईसा पूर्व भी इसको कहते हैं, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ईसा पूर्व भी इसको कहते हैं। एडी का मतलब होता है एना डोमिनी, एडी का मतलब है एना डोमिनी, एना डोमिनी का मतलब होता है वर्तमान काल, एना डोमिनी का मतलब होता है वर्तमान काल या ईसा के जन्म के बाद का समय। कॉमन एरा इसको कहते हैं, सीई को, ठीक, कॉमन एरा, ठीक है। वांटेड भैया एकदम साफ दिख रहा है यार मेरे बच्चे, अपना नेट थोड़ा सा ठीक कर लो, ठीक। इसके बाद अगर बात करें तो देखो, जनरली द पीरियड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ स्क्रिप्ट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टोन एज
ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। मतलब क्या है कि लिपि के आविष्कार से पहले मानव केवल धातुओं का यूज करना जानता था, शिकार विकार करता रहता था मेरे बच्चे, तो तरह तरह की धातुओं से वो परिचित हो रहा था और उन धातुओं के आधार पे हमने इसको बांटा है। कैसे? तो लिपि के आविष्कार से पहले की अवधि को मोटे तौर पर पाषाण युग, कांस्य युग या लौह युग में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो देखो अब तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले पाषाण युग क्या है, कांस्य युग क्या है, लौह युग क्या है, आयरन एरा क्या है। तो देखिएगा यहां सबसे पहले लिखा है स्टोन एज क्या होता है। स्टोन एज, तो द पीरियड व्हेन स्टोन वॉज मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग इम्प्लीमेंट्स। मतलब क्या है, पाषाण युग वह काल है जब पत्थर का उपयोग करके क्या बनाए जाते थे मेरे साथियों, औजार। जब पत्थरों का उपयोग औजारों के लिए किया जाने लगा, तो मेरे बच्चे इसी को क्या कहने लगे, ठीक है, स्टोन एज कहने लगे। अब तो सही दिख रहा होगा साथियों, ठीक है। चलिए, तो स्टोन एज मैंने बता दिया, जब स्टोन का यूज करने लगे आप औजारों के लिए, इंप्लीमेंट्स बनाने के लिए। ब्रॉन्ज एज का मतलब क्या है, द पीरियड व्हेन ब्रॉन्ज मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स डेवलप्ड। यानी कि कांस्य युग किसे कहते हैं, वह काल जब कांसा धातु हमारे सामने विकसित हुई। जब कांस्य धातु का विकास हुआ उस समय को मेरे बच्चे कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। जीतू वर्मा जी अब झूठ नहीं बोलते, अब तो एकदम से दिख रहा, मैं खुद चेक करने गया था पास में, ठीक है ना, क्योंकि बगल में जो स्क्रीन होती है मेरे बच्चे उसमें पता चल जाता है कि आपको कैसा दिख रहा है। आयरन एज की बात करें, द पीरियड व्हेन आयरन वॉज स्मेल्टेड टू प्रोड्यूस इंप्लीमेंट्स। लोह युग क्या होता है, वह काल जब औजार बनाने के लिए लोहे का पिघलाया जाता था, यानी लोहे के जब औजार बनने लगे, जब आयरन के इंप्लीमेंट्स बनने लगे, तो उसी एज को क्या नाम दिया जाता है, आयरन एज नाम दिया जाता है। रुद्रेश भैया आज तो धूप निकल आई है, साथियों, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब तो बेहतरीन दिख रहा होगा। द अर्लीस्ट एज इन हिस्ट्री इज कॉल्ड ओल्ड स्टोन एज, और इसी को कहते हैं पैलियोलिथिक एज। दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू, इतिहास के सबसे प्राचीन काल को क्या कहते हैं, इतिहास के सबसे प्राचीन काल को पुरा पाषाण काल कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, याद रखना, इंपोर्टेंट पॉइंट है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन से हैं, एक होता है मेरे बच्चे लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, निम्न पुरा पाषाण संस्कृति या काल कह सकते हो। मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर, मध्य पुरा पाषाण काल या संस्कृति कह सकते हो। तीसरा है अपर पैलियोलिथिक कल्चर, उच्च पुरा पाषाण काल इसको आप कह सकते हो, उच्च पुरा पाषाण काल इसको आप कह सकते हो, ठीक है। एक एक करके थोड़ी थोड़ी बातें इनसे मैं तलाशने की कोशिश करूंगा, जो इंपोर्टेंट होगी वो। तो देखिए, फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स वर आइडेंटिफाइड इन 1860। मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे बच्चे, इस पे डबल टिक लगा लेना। प्रथम पुरा पाषाण कालीन औजार की पहचान 1860 के दशक में हुई थी। कब हुई थी, 1860 के दशक में हुई थी। नेक्स्ट, बागौर फर्स्ट और बागौर थर्ड ऑफ सन वैली इन मध्य प्रदेश आर सम ऑफ अपर पेलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया। यानी कि मध्य प्रदेश में सोन घाटी की बागौर फर्स्ट और बागौर थर्ड भारत के कुछ उच्च पुरा पाषाण कालीन स्थल हैं। याद रखें ना रखें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, जो पॉइंट इंपोर्टेंट होगा मेरे बच्चे मैं उस पर डबल टिक मारता चलूंगा, आप उसको
कतई जहरीली तरीके से मेरे बच्चे सेट कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। हाँ जी सुल्तान भैया, हाँ जी सुल्तान भैया। द पीरियड आफ्टर द पैलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज इज कॉल्ड द मीजोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज। द पीरियड दैट फॉलोड बाय द मीजोलिथिक इज कॉल्ड द नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज। मतलब क्या है कि जो पुरा पाषाण काल के बाद का समय होता है, पुरा पाषाण काल के बाद के समय को मध्य पाषाण काल कहते हैं, और मध्य पाषाण काल के बाद के समय को, मध्य पाषाण काल के बाद के समय को नव पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? नव पाषाण काल कहते हैं। सबसे पहले पुरा पाषाण काल 3 भागों में था, निम्न, मध्य और उच्च, ठीक। फिर पुरा पाषाण काल जाता है तो मध्य पाषाण काल, और फिर आता है मेरे बच्चे नव पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल। चलिए इसके बाद में ज्यादा कुछ ये कालफाल आपको क्वेश्चन देते नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात आती है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। मेरे बच्चे राहुल ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, ट्रिक कही, हाँ डबल टिक हो, जिस पर डबल टिक हो वही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा, याद रखें, ठीक। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसका समय लगभग 2550 से लेकर 1750 बीसी माना जाता है, रिप्रेजेंट द ब्रॉन्ज एज कल्चर, जिसे आप कहते हो कैल्कोलिथिक एज। मतलब क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता 2550 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट में समय उल्टा चलता है, पता है आपको, ठीक। कांस्य युगीन संस्कृति, क्या भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के इस समय को? कांस्य युगीन संस्कृति या ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग का प्रतिनिधित्व करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। द इंडस सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मतलब सिंधु सभ्यता भारतीय इतिहास के पहले शहरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो एक शहरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन था मेरे बच्चे, याद रखना, अर्बन सिविलाइजेशन था। और अब तो आया पेपर में छपने वाला पॉइंट, पेपर में छपने वाला, कि हड़प्पा फर्स्ट इंडस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी, इसीलिए तो इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसीलिए इसे क्या भी कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता इन 1921। हड़प्पा जो कि पहला सिंधु स्थल है, सबसे पहला खोजा गया स्थल कभी आपसे पूछे, इस सिंधु घाटी का, सतेन जी, इस सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल पूछे तो क्या आंसर करोगे? हड़प्पा करोगे। और किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने खोजा था, 1921 में खोजा था, 1921 में। सेकंड को भी मेरे बच्चे याद कर लेना, सेकंड जो खोजा गया स्थल था वो था आपका मोहनजोदारो बाय आर.डी. बनर्जी इन 1922। दूसरा स्थल मोहनजोदारो 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा खोजा गया था। इसी को मेरे बच्चे मोहनजोदारो को ही क्या कहते हैं, याद रखना, मोहनजोदारो को क्या भी कहा जाता है मेरे साथियों? मोहनजोदारो को मृतकों का टीला कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मृतकों का टीला किसका नाम होता है? मृतकों का टीला किसका नाम होता है? मृतकों का टीला किसका नाम होता है? तो मेरे बच्चे नाम याद रखना, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। नेक्स्ट, जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस वैली। इंपोर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चे, पेपर में छपने वाला पॉइंट है। जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का उपयोग करने वाले पहले विद्वान थे, याद रखना। पूछेगा सिंधु घाटी शब्द अगर किसने दिया था, तो भैया जॉन मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? जॉन मार्शल। ठीक है बच्चे, मेरे बच्चे गुलशन कहीं कहीं 2550 मिलता है, कहीं कहीं 2350 मिलता है, कहीं कहीं 2350 मिलता है। ये लीजिए, आप इसे 2350 लिख सकते हैं।
2350 आप इसे लिख सकते हैं, ये लो, ठीक है, 2350 आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं 2550 है, कहीं कहीं 2350 है। जो कार्बन डेटिंग से किया गया है वो 2350 है, इसलिए 2350 सबसे ज्यादा मान्य होता है, कार्बन डेटिंग वाला। कार्बन डेटिंग से 2350 बताया गया है, ठीक। हड़प्पा वॉज सिचुएटेड इन दी बैंक ऑफ रावी रिवर। पूछा जाता है हड़प्पा किस नदी के किनारे है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। कहां पर था, रावी नदी के तट पर, रावी नदी, ठीक है। जिस पे डबल टिक ना लगाओ कोई दिक्कत परेशानी में नहीं है, आप याद ना करो कोई दिक्कत नहीं, याद रखें। यहां की जो मेरे बच्चे हाईली एफिशिएंट टाउन प्लानिंग मिलती है, अत्यधिक कुशल नगर नियोजन मिलता था, अच्छी बात है, यानी कि नगरों को बढ़िया तरीके से विकसित किया गया था। कंचन जी टू द पॉइंट लिखे हैं, अगर आप चाहो तो सारे पॉइंट एकदम से मेरे बच्चे कॉपी कर सकते हो, लेकिन जो इनमें भी इंपॉर्टेंट हैं उन पे मैं डबल टिक लगा के चल रहा हूं, जो पेपर में छपने वाले पॉइंट है, जो पेपर में छपने वाले पॉइंट है। जी दे दीक्षित जी भैया, चलिए, रावी नदी को हिंदी में रावी नदी ही कहते हैं, ठीक। अब देखो एक और खास पॉइंट आया, ये पूछा जाता है पेपर में, पूछा जाता है, द स्ट्रीट्स वर लेड एट राइट एंगल्स विद एन एलेबोरेट सिस्टम ऑफ कवर्ड ड्रेन्स। मतलब क्या है, सड़कें समकोण पर बनाई गई थी और ढकी हुई नालियों की एक विस्तृत प्रणाली थी। नालियां ढकी रहती थी जिससे गंदगी ना दिखे, नालियां ढकी रहती थी जिससे गंदगी ना दिखे। अंकुल जी काम कर सकता है, ठीक है। नालियां ढकी थी और सड़कें कैसी थी, एक दूसरे पर समकोण पर काटती हुई, ऐसे एक दूसरे पर समकोण पर काटती हुई सड़कें हुआ करती थी, राइट एंगल बनाती थी, ठीक है, इस तरीके से। जैसे बीच में घर मकान है और ऐसे करके आपने सड़कें बना रखी हैं, हर तरफ मेरे बच्चे राइट एंगल बनेगा, ठीक है। फिर है द एबिलिटी ऑफ रीड एंड राइट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्क्रिप्ट। पढ़ने और लिखने की, पढ़ने और लिखने की क्षमता और लिपि का यहां अस्तित्व मिलता है, यानी कि लिपि आपको मिलती है, लिपि आपको मिलती है। लेखन कला ये लोग जानते थे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, लेकिन मेरे बच्चे इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट, आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। पूछा जाता है किस मेटल से ये अननोन थे, किस मेटल की इनको जानकारी नहीं थी, तो मेरे बच्चे ये आपकी आयरन मेटल होती है, याद रखेंगे, ठीक। प्रेजेंस ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंटों से बनी इमारतें मिलती थी यहां पर, ईंटों से बनी इमारतें। स्लेव्स वर प्रेजेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहां दास भी मिलते थे, दास यानी कि गुलाम, गुलाम भी मिलते थे, ये पॉइंट खास है। द सोसाइटी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज पैतृचल, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का समाज पितृसत्तात्मक था, यानी पुरुषों पर आधारित समाज था, पुरुषों पर आधारित। जो शक्तियां थी वो पुरुषों के हाथ में थी, मेल्स के हाथ में थी, मेल्स के हाथ में थी, ठीक है ना, मेल्स के हाथ में हुआ करती थी। फिर आपसे कह रहे हैं कि द इंडस वैली पीपल वर द अर्लीएस्ट प्रोड्यूस द कॉटन। सिंधु घाटी के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछेगा विश्व में कपास का, कॉटन का प्रोडक्शन करने वाले पहले लोग कौन थे, कॉटन का प्रोडक्शन करने वाले पहले लोग कौन थे, तो यही थे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन practiced both internal as well as external trade। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आंतरिक व्यापार करते थे, मतलब उसी भूमि में, और बाह्य व्यापार भी करते थे। बाह्य मतलब बाहर जाकर के भी व्यापार करते थे, बाहर के लोग भी यहाँ पर आते थे। एक मोहनजोदारो करके मूवी है ऋतिक रोशन की, उसमें दिखाया है कि अरबी व्यापारी भारत में आते थे, अरबी व्यापारी भारत में आते थे, ठीक है, अरबी व्यापारी भारत में आते थे सिंधु सभ्यता में, ठीक है। चलिए, वन ऑफ द सोर्स ऑफ हड़प्पन इकोनॉमी वॉज
trade and exchange activities. Harappans had close trade contract with the Mesopotamians and also with the various cultures of India. ठीक, हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक स्रोत व्यापार और विनिमय गतिविधि थी। वस्तु विनिमय चलता था, वस्तु के बदले वस्तु। हड़प्पा वासियों का मेसोपोटामिया के लोगों और भारत की विभिन्न संस्कृतियों के साथ व्यापारिक संबंध था। याद रखना, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कि भैया भारत का ये हड़प्पा संस्कृति का किस सभ्यता के साथ में व्यापारिक संबंध थे? मेसोपोटामिया के साथ में। किसके साथ में? मेसोपोटामिया के साथ में। किसके साथ में? मेसोपोटामिया के साथ में। नेक्स्ट, देयर इज नो एविडेंस ऑफ कॉइन्स, सो बार्टर इज अज्यूम्ड टू हैव बीन द नॉर्मल मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सिक्कों का कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए माना जाता है कि वस्तुओं के आदान प्रदान की सामान्य विधि यहां होती होगी, जिसे वस्तु विनिमय कहते हैं। चावल के बदले गेहूं दे दो, गेहूं के बदले टमाटर दे दो, पालक के बदले मेथी दे दो, इस तरीके से। ठीक है, एक खास पॉइंट आया, एक खास पॉइंट मेरे बच्चे। लोथल ये गुजरात का रीजन होता है, गुजरात का क्षेत्र होता है। वॉज एंशियंट पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अ डॉकयार्ड स्ट्रक्चर फाउंड हेयर। मतलब क्या है? लोथल जो कि मेरे बच्चे गुजरात में है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह था। यहां एक गोदीवाड़ा की संरचना पाई जाती है। ऐसा लगता है कि यहां इनका बंदरगाह हुआ करता होगा। सामान जहां रखते हैं ना पोर्ट्स पर, समुद्री किनारे पर जहां सामान रखते हैं उसे पोर्ट्स कहते हैं। ठीक है। द सील्स फाउंड वेयर मोस्टली स्क्वायर इन शेप एंड मेड अप ऑफ स्टेटाइट। मोहरें पाई जाती हैं, अधिकतर चौकोर हैं और स्टीटाइट नाम के मटेरियल की बनी होती है। स्टीटाइट नाम के मटेरियल की बनी होती है। मोस्ट कॉमन एनिमल ऑन सील वॉज यूनिकॉर्न। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सील पर सबसे आम जानवर गेंडा था। गेंडा को मेरे बच्चे ये काफी लोग प्रिय मानते थे। मोहनजोदारो मीन्स द माउंड ऑफ डेथ। देखो लिखा आ गया, माउंड ऑफ डेथ। माउंड ऑफ डेथ, मोहनजोदाड़ो का मतलब मृतकों का या मौत का टीला होता था। मौत का मेरे बच्चे टीला होता था। मौत का क्या होता था मेरे साथियों? टीला होता था। ठीक है। इसके बाद द इंडस पीपल वर्शिप्ड नेचर, दे वर्शिप्ड द पीपल ट्री। सिंधु लोग प्रकृति की पूजा करते थे और पेड़ों में किस पेड़ को पवित्र मानते थे? पीपल पेड़ की पूजा करते थे, याद रखें। ठीक है। फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस हैव बीन डिस्कवर्ड इन लार्ज नंबर्स which indicate worship of female deity. The chief male deity was the पशुपति महादेव। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मेरे लाल। मात्र देवी की आकृतियां बड़ी संख्या में पाई जाती हैं, यानी देवी को बहुत मानते थे, जो महिला देवता की पूजा का संकेत दे रही है। और मुख्य पुरुष देवता कौन होते थे मेरे बच्चे? पशुपतिनाथ महादेव। पशुपतिनाथ महादेव हुआ करते थे। मुख्य देवता क्या थे? पशुपतिनाथ महादेव। माउंड ऑफ डेथ क्यों बोला जाता है मेरे बच्चे? मोहनजोदाड़ो का हिंदी अर्थ है ये। मोहनजोदाड़ो का हिंदी अर्थ है मृतकों का टीला। ये मीनिंग है, ठीक है ना। मृतकों का टीला, ऐसा टीला जो मेरे बच्चे एक गरीब जनता की कब्र पर बनाया गया हो। एक ऐसा शहर जो गरीब जनता की कब्र पर बना हो। Cremation was the most popular way of disposal of dead. The people of this age believed in life after death. दाह संस्कार मृतकों के निपटान का एक लोकप्रिय तरीका था
और इस युग के लोग मृत्यु के बाद जीवन में भी विश्वास करते थे, मानते थे कि पुनर्जन्म होगा। ठीक है, मानते थे कि पुनर्जन्म होगा। द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइंड फ्रॉम अबाउट 1900 बिफोर कॉमन एरा, चेंजेस इन क्लाइमेट, decline of the trade with the Mesopotamian and the drying of the river and water resources due to the continuous drought are some of the। मतलब ये कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। हो सकता है जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में गिरावट आई तो नुकसान होने लगा, लगातार सूखे पड़ने लगे, नदियां और जल संसाधनों का सूखना इसके कारण हो सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि बाढ़ भी इसका एक प्रमुख कारण है, बाढ़ भी इसका एक प्रमुख कारण है। स्वर्ण गुप्ता जी, अरुण सर के बारे में भैया मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरी किसी बच्चे, किसी टीचर को किसी दूसरे टीचर की एक दिन की छुट्टी का भी अता पता नहीं रहता, पता है। और चीजें छोड़ो, ठीक। बंदरगाह का मतलब जहां मेरे बच्चे, जैसे भारत का बंदरगाह है ना कोई भी, तो वहां से समुद्र से माल लिया जाता है, रखा जाता है। एक तरीके से वो स्टोरेज प्लेस होता है, सामान रखने का स्टोरेज प्लेस, जहां से आप सामान को लोड और अनलोड करते हो, ठीक, सामान रखते हो। रीजंस एट्रीब्यूटेड बाय हिस्टोरियंस फॉर द डिक्लाइन, invasion, floods and shifting of the river course are also cited as reasons for the ruin of Indus civilization। मतलब इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता के पतन के निम्न कारण बताए हैं, निम्न कारण बताए हैं। हो सकता है बाहरी शक्तियों ने आक्रमण किया हो, या बाढ़ आ गई, या नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया, इनको पानी वानी नहीं मिला, ये एरिया सूखते चले गए और लोग पलायन कर गए, लोग पलायन कर गए। तो ये सब कारण हो सकते हैं। खैर, ये थी सिंधु सभ्यता की बात। और इसके मेरे बच्चे एक क्वेश्चन और यहां से पूछता है, मेसोपोटामिया, मेरे बच्चे ये जो मिस्र वाली सभ्यताएं हैं, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता होती है राजन, ठीक है। मेसोपोटामिया बोले तो मिस्र वाली सभ्यताएं। देखिए, अब मेरे बच्चे कुछ एक साइट्स होती हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, जिनसे ये पूछा जाता है कौन सी चीज कहां से मिली है, कौन सी चीज कहां से मिली है। मेरे बच्चे याद रखना, मैं अंडरलाइन ही उसको करूंगा जो खास पूछा जाता है, ठीक, ओके। देखिए, एक तरफ लिखा है साइट्स एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, स्थल और पुरातात्विक खोजें। साइट्स और आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस, पुरातात्विक महत्व। देखिएगा, मैं अंडरलाइन ही उसको करूंगा। जैसे हड़प्पा से मेरे बच्चे क्या मिला है, हड़प्पा से एक मिला है ग्रेनरीज इन रॉ, पंक्ति में अन्नागार, पंक्ति में अन्नागार, ठीक है। तो ग्रेनरीज इन रॉ, पंक्ति में अन्नागार तो खास याद रखना। वर्किंग फ्लोर्स, कार्यशील फर्श। मदर गॉडेस फिगर, मातृ देवी की आकृतियां, ठीक है। और एक है क्रूसिबल फॉर ब्रॉन्ज, कांस्य के लिए क्रूसिबल, इसे कोई दिक्कत नहीं, 2 आइटम आप याद रखें। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो से क्या मिला है, ग्रेट बाथ, बोले तो विशाल स्नानागार, ठीक है। एक मिला है ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी विशाल अन्न भंडार या अन्नागार। और ये जो मेरे बच्चे ग्रेट ग्रेनरी है, ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी जिसको आप लिख रहे हो ना, ग्रेट ग्रेनरी, विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार जिसको आपने बोला है, विशाल अन्नागार जिसको आपने बोला है, ये मेरे बच्चे लार्जेस्ट बिल्डिंग थी, याद रखें। ये लार्जेस्ट बिल्डिंग थी कहाँ की, ये लार्जेस्ट बिल्डिंग थी सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, लार्जेस्ट बिल्डिंग। लार्जेस्ट बिल्डिंग कभी आपसे पूछे सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यही था विशाल आपका अन्नागार, विशाल आपका अन्नागार। कहां से मिला मेरे बच्चे, मोहनजोदारो से मिला। कहां से मिला, मोहनजोदारो से मिला, याद रखें, विशाल अन्नागार, ठीक। और क्या खास है यहां से, और क्या खास है, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ न्यूड वुमेन,
नग्न महिला नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, पूछा जा सकता है। नग्न महिला नृत्य की कांस्य की मूर्ति। दाढ़ी वाले पुरुष की सैलखटी प्रतिमा। स्ट्रीट टाइट इमेज ऑफ ब्रीडेड मैन, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चहूदड़ो मेरे बच्चे, इसे चहूदड़ो कहते हैं हिंदी में, चहूदड़ो इसे बोला जाता है। और चहूदड़ो से आपको क्या क्या चीजें मिली हैं, चहूदड़ो से आपको क्या क्या चीजें मिली हैं, एक याद रखेंगे आप, सिटी ऑफ सिटेडल, गढ़ का शहर, और दूसरा है टेरेकोटा मॉडल ऑफ बुल्लॉक कार्ट, बैलगाड़ी का टेरेकोटा मॉडल, इसे याद रखना। बैलगाड़ी का टेराकोटा मॉडल कहां से मिला है मेरे बच्चे, चहूदड़ो से मिला है। बैलगाड़ी का टेराकोटा मॉडल कहां से मिला है, चहूदड़ो से मिला है। ठीक है सागर भैया, इतनी इंफॉर्मेशन ही रख लो यार कि दरवाजे भी अब खुलवाने वाले चाहिए, फिर तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता 5-7 दिन में ही पढ़ेंगे, फिर तो हो गई हिस्ट्री मेरे बच्चे ऐसे। ठीक है, लोथल, लोथल की बात करें मेरे बच्चे तो लोथल से क्या मिला है, सबसे पहले देखेंगे डॉकयार्ड, वही बंदरगाह। और क्या मिला है, तो एक आप याद रखेंगे जहाज का टेराकोटा मॉडल, टेराकोटा मॉडल ऑफ अ शिप, टेराकोटा मॉडल ऑफ अ शिप। तुरकोटदा से क्या याद रखना है, तुरकोटदा से क्या याद रखना है, तो मेरे बच्चे बोन्स ऑफ हॉर्स, घोड़े की हड्डियां। ठीक है, घोड़े की हड्डियां आप याद रखेंगे। ठीक, दाइमाबाद, दाइमाबाद में खास नहीं है, वैसे ब्रॉन्ज इमेज मिलती हैं, कुछ कांस्य की बनी हुई मूर्तियां वगैरह मिलती हैं, खास नहीं है, मत याद रखना, कोई जरूरी नहीं। धौलावीरा, धौलावीरा से मेरे बच्चे याद रखना, धौलावीरा से एक बड़ा कुआं, अ लार्ज वेल आपको याद रखना है, और बस इतना ही याद रखना है धौलावीरा से, बस इतना ही याद रखना है। कालीबंगा, कालीबंगा का मेरे बच्चे इसका मीनिंग होता है काली चूड़ियां, काली चूड़ियां इसका मीनिंग होता है, कालीबंगा का मीनिंग होता है काली चूड़ियां, काली चूड़ियां। और यहां से क्या मिला है, तो एक तो याद रखना 7 अग्नि वेदिकाएं, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि घर को गर्म करने के लिए एक छोटी सी कोठरी बनी होती थी हॉल के नीचे, वहां लकड़ियां जलती रहती थी, उन्हें हम कहते थे अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं, फायर अल्टर्स, फायर अल्टर्स। ठीक है, फायर अल्टर्स। अब आते हैं, जब ये प्रमुख स्थल हो जाते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता जाने के बाद फिर से मेरे बच्चे एक ग्रामीण सभ्यता हमारे सामने आती है, फिर से एक ग्रामीण सभ्यता हमारे आप सामने फिर डेवलप होती है, और फिर से शहरीकरण होगा दोबारा से, लेकिन अभी गांव बसना शुरू हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। हाँ, जुते हुए खेत भी मेरे बच्चे, जुते हुए खेत भी, ठीक है, जुते हुए खेत के निशान और मिट्टी का बना हुआ हल। ठीक है, याद रखना चौदड़ो। ऋग्वैदिक पीरियड 1500 से 1000 बीसी, ऋग्वैदिक पीरियड, वैदिक काल पर हम आ चुके हैं, वैदिक एरा, वैदिक एरा, वैदिक एरा बोले तो वैदिक काल, वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल पर आ चुके हैं, और वैदिक काल की चर्चाएं करें, वैदिक काल की चर्चाएं करें तो भैया वैदिक काल में सबसे पहले आता है एक ऋग्वैदिक काल, एक ऋग्वैदिक काल, और एक आएगा उत्तर वैदिक काल, एक आएगा उत्तर वैदिक काल। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की, ऋग्वैदिक काल की कब से कब तक होता है, 1500 से लेकर 1000 बीसी तक होता है, 1000 बीसी तक होता है। खास अगर बात करें इसकी तो भाई मोनार्चिकल फ्रॉम द गवर्नमेंट विद अ किंग नोन एज राजन, नोन एज राजन एंड पैट्रिचल फैमिलीज। जना वॉज दी लार्जेस्ट सोशल यूनिट इन ऋग्वैदिक टाइम्स। मतलब क्या है कि भाई राजतंत्रीय शासन प्रणाली जिसमें राजा को राजन कहा जाता था, ऋग्वैदिक काल में राजा क्या कहलाता था, राजन। पितृ सत्तात्मक परिवार होते थे, पुरुषों पर आधारित होते थे। ऋग्वैदिक काल में जन सबसे बड़ी सामाजिक इकाई थी। ये पॉइंट मेरे बच्चे पूछ लेता है, ये पॉइंट पूछ लेता है, ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ी सामाजिक इकाई क्या थी, जन। ठीक,
द हॉर्सेस ऑफ दिस पीरियड वर मेड अप ऑफ वेटल एंड डॉब एंड द लाइफ ऑफ पीपल वॉज नोमैडिक। इस काल के घर घास मिट्टी, भाई गांव के घर हैं, घास मिट्टी के बने होते थे। लोगों का जीवन कैसा था मेरे बच्चे? खाना बदोश, केवल वो अपने खाने पर निर्भर रहते थे। फसल वसल उत्पादन ये चीज काम किया करते थे, ठीक है, ये चीज काम किया करते थे, ठीक है भाई, इन चीजों का काम किया करते थे। जन था मेरे बच्चे, जन का मतलब होता था जैसे आपकी सभ्यता जो है वो ग्रामीण है और गांव को जन कहा जाता था। गांव को जन, जब जनों का समूह बनेगा तभी तो जनपद बनती है। जब जनों का समूह बनता है, जब ये गांव आपस में समूह बना करके एक होंगे तभी तो जनपदों का उदय होगा, तभी तो जनपदों का उदय होगा। देयर इज नो साइन ऑफ अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस अवधि के दौरान शहरीकरण का कोई संकेत नहीं मिलता। ये रूरल सिविलाइजेशन था, ये ग्रामीण सभ्यता थी मेरे बच्चे। दे वर आ पास्टोरल एंड कैटल रियरिंग पीपल एंड दे इंडल्ज्ड इन एग्रीकल्चर। वे पशुपालक और पशुपालक लोग थे तथा कृषि कार्य करते थे। पशुपालन और कृषि दो ही इनके व्यवसाय थे उस समय पर, पशुपालन और कृषि। गांव का आदमी यही करता है मेरे बच्चे, ठीक। प्रोडक्ट आर मेड आउट ऑफ कॉपर, आयरन एंड ब्रॉन्ज वर इन यूज। तांबे, लोहे और कांसे से बने उत्पाद प्रयोग में आते थे। खास पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? लोहे से। इनके सामने परिचय हो चुका है लोहे का, आयरन का परिचय हो चुका है मेरे बच्चे, देख सकते हो आयरन आ चुका है। दे हैड हॉर्स चैरियट, इनके पास घोड़े वाले रथ भी हुआ करते थे। इनके पास घोड़े वाले क्या भी हुआ करते थे? रथ भी हुआ करते थे। घोड़े वाले रथ भी इन पे हुआ करते थे आने जाने के लिए। नेक्स्ट, कॉटन एंड वूलन फैब्रिक्स वर स्पून एंड यूज्ड एंड इनिशियली ट्रेड वाज कंडक्टेड थ्रू द बार्टर सिस्टम बट लेटर ऑन कॉइन्स कॉल्ड निष्क। मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे बच्चे। सूती और ऊनी कपड़े काटकर प्रयोग किए जाते थे और आरंभ में व्यापार वस्तु विनिमय यानी वस्तु के बदले वस्तु के माध्यम से होता था, लेकिन बाद में निष्क नामक सिक्के का प्रचलन यहां देखने को मिलता है। निष्क नामक सिक्के का प्रचलन यानी कि जो सिक्का पहली बार मेरे बच्चे जो कॉइन आया, जो मुद्रा आई, उसका नाम यहां निष्क पड़ता है। वैसे निष्क वैदिक सभ्यता में गले के हार को भी कहते हैं। निष्क का मतलब गले का हार भी होता है वैदिक सभ्यता में, याद रखना। निष्क का हार भी होता है वैदिक सभ्यता में, ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए, अरे दानिश जी नहीं पूछता है मेरे बच्चे, नहीं पूछता है, परेशान ना होइए, ठीक है। ऐसे पूछने लगेगा तो बहुत सी चीजें हो जाएंगी, फिर हड़प्पा सभ्यता में ही मेरे बच्चे पूरी एक क्लास लेनी पड़ जाएगी, ठीक है। फिर तो हड़प्पा सभ्यता में ही पूरी एक क्लास लेनी पड़ जाएगी, ठीक। कि पशुपतिनाथ की मेरे बच्चे मातृ देवी, फिर उनके व्यापार कैसे थे, कैसा कैसा पशुपालन था, क्या क्या पालते थे, क्या क्या करते थे, खेती में क्या करते थे, फिर तो हो गया काम, ठीक है। चलिए, नहीं भाई आकांश गुप्ता जी, ऐसे ही चलेगा मेरे बच्चे। अगला है इंदिरा, अग्नि एंड सूर्य वर द इंपोर्टेंट गॉड विच वर वर्शिप्ड। इंद्र, अग्नि और सूर्य महत्वपूर्ण देवता थे जिनकी पूजा होती थी, ठीक है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है मेरे बच्चे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे ये बात याद रखना। सबसे महत्वपूर्ण कौन से थे? फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट गॉड कौन से थे? फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट गॉड कौन से थे? फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट गॉड कौन से थे? तो मेरे बच्चे इंद्र थे। फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट गॉड कौन से थे? इंद्र, ये पूछा जाता है। और सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे? यहां दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे पूछेगा आपसे, तो मेरे बच्चे अग्नि।
दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे? अग्नि थे, याद रखिएगा। दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे? अग्नि। ठीक है। नेक्स्ट, ट्राइबल इंस्टीट्यूशन लाइक सभा, समिति, विधाता एंड जना वर इम्पोर्टेंट असेंबलीज। मतलब क्या है? सभा, समिति, विधाता और गण जैसी जनजातीय संस्थाएं महत्वपूर्ण सभाएं थी। यानी जो राजा से बातचीत करने के लिए बनी थी, वो जो लोगों की सभा क्या होती है? लोगों का समूह। तो यहाँ लोगों के समूह 4 तरीके के थे। हड़प्पा मेरे बच्चे पाकिस्तान, ठीक है। लोगों के समूह 4 तरीके के थे, जिनको आप सभा, समिति, विधाता, गण कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, भूल भी जाए तो परेशानी नहीं है मुझे, ठीक है। वुमन एंजॉयड रेस्पेक्टेबल पोजीशन, दे वर अलाउड टू टेक पार्ट इन सभास एंड समितिस। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति यहां प्राप्त थी, उन्हें सभा और समितियों में भाग लेने की अनुमति भी थी। यानी महिलाओं का कद मेरे बच्चे यहां पर अच्छा खासा था। द काउ वॉज कंसिडर्ड एज अ प्रेशियस एसेट, गाय को बहुमूल्य संपत्ति माना जाता था। और ज्यादातर युद्ध मेरे बच्चे गायों के लिए ही लड़े गए। यहां पर गायों के लिए ही लड़े गए, गायों के लिए ही लड़े गए, ऐसा भी सुनने को मिलता है। देयर वॉज नो चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह का यहां कोई उल्लेख नहीं मिलता, चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी। देयर इज नो एविडेंस ऑफ प्रैक्टिसेस लाइक सती और पर्दा। सती या पर्दा प्रथा, सती या पर्दा प्रथा का कोई सबूत यहां नहीं मिलता। सती सिस्टम का मतलब होता है कि जिस महिला के पति की मृत्यु हो चुकी है, उस महिला को उसके पति के शव के साथ जला दिया जाता था, जला दिया जाता था। यह सती सिस्टम कहलाता है। लेकिन ऋग्वेद में सती सिस्टम का कोई उल्लेख नहीं मिलता, पर्दा प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता, बाल विवाह चाइल्ड मैरिज का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है ना, चाइल्ड मैरिज का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है भैया, ऋग्वैदिक काल पढ़ा रहा हूं, तुझे हलाला चाहिए मेरे बच्चे, वांटेड है मेरा। मैंने अगर तुझे हलाल किया तो मेरा 1 क्लिक होगा और बच्चे तू ब्लॉक हो जाएगा, हलाल हो जाएगा। ठीक। द सोसाइटी कंसीडर्ड 4 वर्ण, नेमली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, खास पॉइंट है, पूछ लिया जाएगा। ऋग्वैदिक काल में मेरे बच्चे समाज 4 वर्ण शामिल थे। इसमें 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण जो पढ़ाने वाला हो, ज्ञान देने वाला हो, जो रक्षा करने वाला हो क्षत्रिय, जो व्यापार कर रहा है शूद्र, जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, जो व्यापार कर रहा है वो वैश्य, जो व्यापार कर रहा है वो वैश्य, जो मेरे बच्चे मेहनत मजदूरी कर रहा है वो शूद्र, जो मेहनत मजदूरी कर रहा है वो शूद्र। ठीक, अब यहां पर आपको 4 वेद मिलते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ वेदास आर, टाइप्स ऑफ वेदास आर ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। वेदों के प्रकार 4 हैं, वेदों के प्रकार 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मेरे बच्चे सबसे नया कौन सा है इनमें? सबसे नया, सबसे पुराना? तो ऋग्वेद है सबसे पुराना, ऋग्वेद है सबसे पुराना। सबसे पुराना मतलब ओल्डेस्ट, सबसे पुराना मतलब ओल्डेस्ट। और अथर्ववेद मेरे बच्चे जो जादू टोने वगैरह की बातें हैं, जादू टोने वगैरह की बातें इसी में है, पूछा जाता है। जादू टोने वगैरह की बातें इसी में है, शादी विवाह के मंत्र इसी में है, ठीक है ना, वशीकरण की बातें इसी में है। तो जादू टोने की बातें इस अथर्ववेद में होती है, याद रखना। और ये सबसे नया वेद होता है। सामवेद में मेरे बच्चे संगीत की बातें हैं, संगीत। सामवेद में संगीत यानी कि म्यूजिक की बातें हैं। ठीक, चलिए। ऋग्वेद इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड एंड इट कंटेन्स 1028 सूक्त, इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। ऋग्वेद में पूछेगा कितने सूक्त हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और मेरे बच्चे कितने मंडल हैं? कितने मंडलों में विभाजित है? 10 मंडलों में विभाजित है, याद रखें। कितने मंडलों में? ठीक है, ठीक, दिल जले। अथर्ववेद पढ़ना है, जादू टोना वशीकरण, क्या बात है। चलिए,
द हिम्स, हिम्स का मतलब होता है मेरे बच्चे सूक्त, ऑफ ऋग्वेदा वर रिसाइटेड बाय होत्री। ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाला कौन कहलाता है? होत्री कहलाता है मेरे बच्चे। इंपोर्टेंट पॉइंट है दोनों के दोनों। होत्र, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। होत्र या होता इसको कहा जाता है, ठीक है। साम वेदा कंटेन्स 1549 हिम्स, इट इज कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। साम वेद में 1549 स्तुतियां हैं, यहां धुनों का संगम है, धुनों का संग्रह। सारे गामा पाधानी सा, सारे गदा पानी पी गए, है ना, इस तरीके से। द साम वेदा इज इंपोर्टेंट फॉर म्यूजिक। साम वेद संगीत के लिए प्रसिद्ध है, संगीत के लिए महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे। यजुर्वेदा इज रिचुअल वेदा। यजुर्वेदा एक कर्म कांड वेद है, यानी यज्ञों की बात इसमें की गई है। यज्ञों की बात मेरे बच्चे इसमें की गई है। यज्ञों की बात, जो राजा महाराजा यज्ञ करते थे ना, कि अरे उद्धार नहीं हो रहा है राज्य का, वर्षा नहीं हो रही है, यज्ञ कर रहे हैं, तो ये सारी यज्ञ भज्ञ की बातें यहीं पर है, ठीक है। अथर्ववेदा, आ गया जादू टोना। अथर्ववेदा इज मोस्टली डीलिंग विद मैजिक। अथर्ववेदा में मुख्यतः जादू टोने का वर्णन है, जादू टोने का वर्णन है। द उपनिषद्स आर द टेक्स्ट विद हाई फिलोसॉफिकल कोनोटेशन। उपनिषद का उच्च दार्शनिक अर्थ वाले ग्रंथ हैं। उपनिषद क्या है? उच्च दार्शनिक अर्थ वाले ग्रंथ होते हैं उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कभी पूछे, उपनिषदों की संख्या कभी पूछे कि कितने उपनिषद होते हैं, तो मेरे बच्चे उपनिषद होते हैं 108। कितने उपनिषद बताए जाते हैं? 108 उपनिषद बताए जाते हैं। द लेटेस्ट उपनिषद वॉज रिटन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। नवीनतम उपनिषद अकबर के शासनकाल के दौरान लिखा गया था। नवीनतम उपनिषद अकबर के शासनकाल के दौरान लिखा गया था। फिर मेरे बच्चे, जो हमारे एक पवित्र ग्रंथों में से एक है, भगवान राम के ऊपर जो कथा है, जिनको आप रामायण नाम देते हो, क्या नाम देते हो? रामायण नाम देते हो मेरे बच्चे, उसकी थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं कि द रामायण रिटन बाय वाल्मीकि, इट इज नोन एज आदि काव्य। आदि का मतलब होता है पहला, इसी को पहला काव्य कहते हैं, प्रथम काव्य। इट कंसिस्ट ऑफ 24,000 श्लोक्स। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं बाबू? 24,000 श्लोक। द महाभारता कंपोज्ड बाय वेद व्यास इज द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्या है? वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत विश्व का प्राचीनतम महाकाव्य है। ये आदि काव्य है, आदि काव्य रामायण, ये महाकाव्य, क्योंकि बड़ा बहुत है, बड़ा बहुत है। महाभारत को मेरे बच्चे क्या भी कहते हैं? महाभारत का नाम क्या भी होता है? इसे जय संहिता भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसका नाम है मेरे बच्चे जय संहिता। जय संहिता भी इसको बोलते हैं, ठीक है, जय संहिता भी इसको बोला जाता है। महाभारत को भी जय संहिता भी कहते हैं, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर देखो खास पॉइंट आया बेहतरीन सा। वेदास आर कलेक्टिवली नोन एज श्रुति। वेदों को सामूहिक रूप से श्रुति के नाम से जाना जाता है। वेदों को क्या कहते हैं? श्रुति भी कहते हैं। अगर चारों वेदों को मिला के देखोगे तो इन्हें श्रुति कहते हैं। वेदांग्स आर कलेक्टिवली नोन एज स्मृति। वेदांग्स आर 6 इन नंबर। दे आर, वेदांगों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। वेदांगों को सामूहिक रूप से ही क्या कहते हैं? सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है मेरे बच्चे? महाभारत है, ठीक है। वेदांगों को सामूहिक रूप से स्मृति कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी बताई जाती है? 6। कौन कौन से हैं तो देख लो। एक होता है मेरे बच्चे शिक्षा, शिक्षा जानते हो, एजुकेशन। कल्प, कल्प, कल्प का मतलब होता है कि किस तरीके से आपको क्रियाकलाप करने हैं, क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए पूजा पाठ की। व्याकरण, ग्रामर, व्याकरण जानते हो कि उचित रूप से किसी भाषा को बोलना, ग्रामर है। निरुक्त, निरुक्त का मतलब होता है व्याख्या, व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन, कैसे एक्सप्लेन करना है। छंद, छंद जानते हो, जहां भी दोहा वगैरह आते हैं वहां छंद होते हैं, ठीक।
ज्योतिष यानी कि भैया ग्रह नक्षत्र की बातें ज्योतिष होती हैं। ये 6 मेरे बच्चे वेदांग बताए हैं। वेदों के अंग यानी कि वेदांग, इनको सभी को सामूहिक रूप से स्मृति कहते हैं। और सबसे पुरानी स्मृति, ओल्डेस्ट स्मृति कभी आपसे पूछे, ओल्डेस्ट स्मृति कभी आपसे पूछे मेरे साथियों, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी स्मृति कौन सी होती है? तो मेरे बच्चे मनु स्मृति होती है। मनु स्मृति होती है, याद रखिएगा, मनु स्मृति होती है। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी होती है? मनु स्मृति होती है। मेटल्स नोन टू ऋग्वैदिक पीपल, ऋग्वैदिक लोगों को ज्ञात धातुएं, ऋग्वैदिक लोगों को ज्ञात धातुएं। एक तो इनको गोल्ड याद थी, गोल्ड, गोल्ड यानी कि सोना जिसे आप हिरण्य भी कहते हैं। एक आयरन, आयरन को लोहा श्यामा भी कहते थे ये लोग। एक कॉपर या ब्रांस जिसको ये अयस कहते थे। तांबा या कांस्य को क्या कहते थे? अयस। लोहे को श्यामा और सोने को हिरण्य, सोने को हिरण्य कहते थे। एक खास पॉइंट याद रखना कि निष्क, निष्क मेरे बच्चे ये गले का हार होता था। ये क्या भी होता था? ये गले का हार भी होता था, पूछ लेगा। और उत्तर वैदिक काल आपको कोई क्वेश्चन नहीं देता है, उत्तर वैदिक काल आपको कोई क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल आपको कोई क्वेश्चन नहीं देता है। ये 1500 से लेकर कब तक था मेरे बच्चे? आपको मैंने बताया था ये जो ऋग्वैदिक काल था 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक था। और जो उत्तर वैदिक काल आता है वो 1000 से लेकर 500 ईस्वी तक होता है, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल जो आता है आफ्टर वैदिक एरा, आफ्टर वैदिक एरा, आफ्टर वैदिक एरा, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का बस आप समय याद करना चाहो तो कर लो, बाकी कुछ इससे नहीं पूछा जाता। जब मेरे बच्चे गांव बने ऋग्वैदिक काल में, तो कब तक वो लोग गांव बने रहेंगे? कब तक वो लोग गांव ही बने रहेंगे? बात सही है ना। कभी तो मेरे बच्चे वो छोटे छोटे जन मिलकर क्या बनाएंगे? जनपद बनाएंगे, एक दूसरे पर अटैक करेंगे, क्षेत्रों का विस्तार करेंगे, ठीक है। वाह मेरे बच्चे, बीसी और एसी में अंतर क्या होता है? वाह, बेहतरीन क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। प्रेमी प्रेमिकाओं वाला ही खेल खेलते रहना। ये बालक है मेरे साथियों, इसका नाम है, सभी सुन लीजिए, ये लिखते हैं गौतम सर की प्रेमिका, ठीक है ना, पंडिताइन जी, ठीक। और इनका कहना है कि बीसी और एसी में अंतर क्या है? मेरे बच्चे एसी कहां से आ गया यहाँ पे? एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, है ना। और बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह से पहले का जन्म। ये तो वही हो गया कि किसी की लंबाई 5 फुट है और कह रहे हैं बताओ इसकी लंबाई 5 फुट है तो दूसरे का वजन कितना होगा? दूसरे का वजन कितना होगा? वाह मेरे लाल, बहुत बढ़िया, प्रेमी प्रेमिका ही बना रहेगा तू, ठीक है। ये प्रेमी प्रेमिका बहरूपिया है तू, जो हमारे यहाँ शादियों में सुबह सुबह आते हैं ना, सुबह सुबह क्या होता है कि विवाह शादी होता है तो सुबह सुबह पुलिस की ड्रेस में बहरूपिया आते हैं और कहते हैं लाइए नहीं तो रपट, रपट लिखा दी जाएगी आपकी, रपट। लड़का लड़की के पापा मम्मी से पैसा मांगते हैं, लाइए लाइए लड़की दे रहे हो, रपट लिखा दी जाएगी नहीं तो। वही लोग हैं ये, वही लोग हैं, बेहतरीन, रपट लिखा दी जाएगी। बहरूपी होते हैं, वो पुलिस वाले के भेष में आते हैं, ठीक है। बीसी और एसी में अंतर मांग रहा है, वाह। बीसी और एडी कह लेता मेरे लाल, ठीक है ना। एडी होता है एना डोमिनी, शुरुआत में ही बताया, ईसा के जन्म के बाद की कहानी। बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले की कहानी, ठीक है। सचिन सागर जी, रामायण लिखी गई मेरे बच्चे आपकी वैदिक ग्रंथों से ही, ये बच्चे रामायणों का उल्लेख आया है। कोई नहीं जानता कितने साल पहले की घटना है, लोग कहते हैं 7000 साल पहले हुई थी रामायण की घटना, ठीक है, लेकिन उचित रूप से प्रमाणिक चीजें कोई नहीं है। चलिए अब बात आती है मेरे बच्चे, महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपदों की जो संख्या मिलती है, महाजनपद, जो छोटे छोटे जन हुआ करते थे, जो छोटे छोटे जन हुआ करते थे मेरे साथियों, जो छोटे छोटे जन हुआ करते थे, उन्होंने आपस में समूह बनाया और बड़ी बड़ी महाजनपद बनने लगी। और महाजनपदों की संख्या कितनी बताई जाती है?
जनपदों की संख्या कितनी बताई जाती है? 16। जिनमें से सबसे पावरफुल कौन थी? जिनमें से सबसे पावरफुल महाजनपद कौन थी? गुरुदेव मगध जनपद थी। मगध जनपद, मगध साम्राज्य। तो टॉपिक आता है मेरे बच्चे मगध साम्राज्य, मगध एम्पायर। टॉपिक क्या आता है? मगध एम्पायर। राजा महाराजाओं का उदय हो गया, ठीक है ना। जन लोगों ने, छोटे छोटे जो जन हुआ करते थे गांव वाले, उन्होंने समूह बना करके बड़ी बड़ी जनपदें बनाई, बड़ी बड़ी, और आपस में मेरे बच्चे, आपस में खूब लड़ाइयां करी क्षेत्र विस्तार के लिए। सबसे बड़ी महाजनपद, सबसे पावरफुल आती है मगध। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। और मगध में जो सबसे पहला वंश आता है, मगध में जो सबसे पहला वंश आता है वो आता है हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी। इसे हरियाणवी राजवंश भी कहते हैं, हर्यक वंश इसका नाम है, ठीक है ना। हर्यक वंश इसका नाम है, हर्यक वंश इसका नाम है। और हर्यक वंश में जो सबसे पहला राजा मिलता है वो बिंबिसार मिलता है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन होता है? बिंबिसार होता है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन होता है? बिंबिसार होता है, याद रखिएगा। बिंबिसार 558 बीसी 492 बीसी तक रहा ये बिंबिसार नाम का व्यक्ति, ठीक है। आगे अगर चलें तो भैया बिंबिसार की कहानी है, देख लीजिए। ही वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश का ये संस्थापक कहलाता है, जिसका नाम अभी आपने पढ़ा बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। और अगर कोई खास घटना होगी तो मैं डबल टिक लगा दूंगा। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन एंड ही एनेक्सीड अंग। इसने विजय और विस्तार की नीति अपनाई। ये इसने सोचा कि मैं अपने क्षेत्र का विस्तार करूंगा, और इसने किसको हराया था? अंग जनपद को अपने अधीन किया था। जैसे मगध जनपद थी ऐसे ही अंग जनपद थी, उसको जीता था इसने, ठीक है। और मेरे बच्चे एक खास पॉइंट एक और आया, द फर्स्ट किंग टू हैव स्टैंडिंग आर्मी। स्थायी सेना रखने वाला पहला राजा, स्थायी सेना रखने वाला इतिहास में जो पहला राजा मिलता है वो बिंबिसार है। इतिहास में जो स्थायी सेना रखने वाला पहला राजा मिलता है वो बिंबिसार है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में एक आया था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, कंटेम्पररी एंड फॉलोअर ऑफ द गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के समकालीन और अनुयायी थे। गौतम बुद्ध के समकालीन समय का है बिंबिसार। नेक्स्ट अगर बात करें, he held an effective and excellent administrative system. The officer occupying high post divided into 3 parts were executive, military and judicial. मतलब क्या है? इसके पास एक प्रभावी और उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी। उच्च पदों पर आसीन अधिकारी 3 भागों में इसने विभाजित किए थे। एक कार्यकारी पद जो संचालन करेंगे राज्य का, एक सेना और एक न्याय देने वाले, ठीक। ही बिल्ड द सिटी ऑफ न्यू राजगृह, ही बिल्ड द सिटी ऑफ न्यू राजगृह। इन्होंने नया राजगृह शहर बसाया था, इन्होंने नया राजगृह शहर बसाया था। एक खास बात याद रखना बिंबिसार के लिए। बिंबिसार के बाद मेरे बच्चे उसका बेटा आता है अजात शत्रु। अजात शत्रु, अजात शत्रु 492 बीसी से लेके 460 बीसी। पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था बेटा, इसे पितृहंता कहते हैं, पितृहंता। ही इज सन ऑफ बिंबिसार एंड चेलना, माता का नाम चेलना है। अजात शत्रु किल्ड हिज फादर एंड बिकम द रूलर, एंड बिकम द रूलर। अजात शत्रु बिंबिसार और चेलना का पुत्र है। अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी और शासक बन गया। और यह प्रथा इस वंश में अब आगे चलेगी, ये प्रथा इस वंश में मेरे बच्चे अब आगे चलेगी, इस वंश में अब आगे चलेगी, ठीक है, इस वंश में अब आगे चलेगी। अजात शत्रु कन्वेंट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगृह जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा इन 483 बीसी। अजात शत्रु ने 483 बीसी में बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया। पहली बौद्ध संगति किसके टाइम पर हुई थी भैया? अजात शत्रु के टाइम पर हुई थी, याद रखिएगा, पूछी जाती है। ही एनेक्सीड काशी बाय अटैकिंग हिज मैटरनल अंकल प्रसंजित द किंग ऑफ कौशला।
इसने अपने मामा प्रसेनजित जो कौशल के राजा थे पर आक्रमण किया और काशी पर कब्जा किया, और काशी पर कब्जा किया। ठीक है, अब अजात शत्रु के बाद में छोटे छोटे राजा आने लगे। बस छोड़ रहा हूं थोड़ी देर और, थोड़ी सी और मेरे बच्चे। अजात शत्रु के बाद छोटे छोटे राजा आए, जैसे उदयन। उदयन उदयन इज शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगिरह टू पाटलिपुत्र। याद रखना, पहले राजगिरह राजधानी था, अब पहली बार पाटलिपुत्र बना, जो मतलब आज का पटना है, आज का पटना। उदयन ने राजधानी को राजगिरह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि पाटलिपुत्र राजधानी कब बना, पहली बार उदयन ने बनाया था। ये राजगिरह, ये सॉरी अजात शत्रु का बेटा है, सन ऑफ अजात शत्रु, सन ऑफ अजात शत्रु है, याद रखें। अजात शत्रु का बेटा है मेरे बच्चे, अजात शत्रु का बेटा। ये भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। ठीक, ये भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। ये प्रथा चल गई इस वंश में। नागदासक वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी हु वॉज रिप्लेस्ड बाय शिशुनाग द गवर्नर ऑफ बनारसी। नागदासक हर्यक वंश का अंतिम शासक था, जिसके स्थान पर वाराणसी के राज्यपाल शिशुनाग ने शासन किया। तो मेरे बच्चे, अब आता है शिशुनाग वंश, अब आएगा शिशुनाग वंश, अब आएगा शिशुनाग वंश। क्या आएगा? शिशुनाग वंश। द हर्यक डायनेस्टी वॉज सक्सीडेड बाय द शिशुनाग डायनेस्टी। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का शासन आया। किस वंश का शासन आया मेरे बच्चे? शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश की बात करें तो एक दो खास पॉइंट देगा। शिशुनाग डायनेस्टी 412 से लेकर 344 बीसी तक रही। शिशुनाग राजवंश 412 से 344 बीसी। शिशुनाग वॉज द गवर्नर ऑफ काशी बिफोर बिकमिंग द किंग ऑफ मगध, and he annexed Avanti and brought an end to the long rivalry between मगध एंड अवंती। मतलब क्या है? शिशुनाग मगध का राजा बनने से पहले काशी का राज्यपाल था। कहां का राज्यपाल था बाबू? काशी का। अवंती पर इसने कब्जा किया और मगध और अवंती के बीच लंबी प्रतिद्वंद्विता को समाप्त किया, जो लड़ाई चल रही थी उसको समाप्त किया। एक खास पॉइंट इसके बाद का राजा देगा। शिशुनाग के बाद मेरे बच्चे, शिशुनाग के बाद इसका बेटा राजा बनता है, जिसका नाम मिलता है कालाशोक। कालाशोक इज सन ऑफ शिशुनाग। कालाशोक शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्र। ठीक है ना? कालाशोक शिशुनाग का पुत्र है और इसने भी अपनी राजधानी कहां रखी थी? पाटलिपुत्र में रखी थी। इसने भी अपनी राजधानी कहां रखी थी? पाटलिपुत्र में रखी थी, याद रखना, पाटलिपुत्र में रखी थी। ठीक। कालाशोक के समय पर एक खास क्वेश्चन मिलेगा। कालाशोक कंडक्टेड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली इन 383। कालाशोक के समय पर 483 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। इंपोर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चे, याद रखें। इसके बाद मेरे बच्चे फिर आता है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी में एक राजा मिला जो ठीक ठाक सा है, बढ़िया है, महापद्मानंद। महापद्मानंद महापद्मानंद इज कॉल्ड द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया। ही मर्डर्ड कालाशोक टू बिकम द किंग। महापद्मानंद को भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। उसने राजा बनने के लिए कालाशोक की हत्या की। ठीक है। ही ऑल्सो कॉल्ड सर्व छत्रांतक, डेस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय। मतलब इसे सर्व छत्रांतक या सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा जाता है। किसको? महापद्मानंद को। महापद्मानंद को। ठीक है, महापद्मानंद को। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? अजातशत्रु ने की थी। राजधानी उदयन ने बनाई। राजधानी उदयन ने बनाई, याद रखें, राजधानी उदयन ने बनाई। ही कॉन्करर कलिंग। महापद्मानंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। महापद्मानंद was succeeded by his 8 sons and they were together known as
नवानंदास और 9 नंदास। महापद्मानंद के बाद उसके 8 पुत्रों ने शासन किया और वे सभी मिलकर नवनंद या नौ नंद के नाम से जाना जाते हैं। नवनंद या नौ नंद के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ बड़ा ही बेकार, ठीक है ना, हर समय अय्यासियों में लीन रहने वाला, धनानंद। धनानंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और इसके बाद ही मेरे बच्चे इसका अंत करते हैं आपके कौन, मुगल, सॉरी मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। किस नाम से मेरे बच्चे, सचिन सागर शिशुनाग मगध राजा को इस नाम से क्यों जानते हैं, किस नाम से जानते हैं ये तो बोलो, किस नाम से क्यों जानते हैं ये तो बोलो, ठीक है। ड्यूरिंग धनानंद रीजन अलेक्जेंडर इन्वेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया 327 टू 325 बीसी। धनानंद के शासन काल के दौरान सिकंदर अलेक्जेंडर ने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था 327 से लेकर 325 बीसी। मेरे बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछेगा भारत में उस समय राजा कौन थे, मगध में राजा कौन थे, धनानंद, ठीक। और ये भी इंपोर्टेंट है कि फाइनली धनानंद वॉज ओवरथ्रोन बाय द चंद्रगुप्त मौर्य विच लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द मौर्यास एम्पायर इन मगध। अंततः चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध धनानंद को उखाड़ फेंका जिसके परिणाम स्वरूप मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। अब आएगा मेरे बच्चे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य तो मौर्य से लेके मौर्य, गुप्तास और जो छोटे छोटे राजवंश हुए हैं उनकी बात मैं आपसे करूंगा कल इसे करूंगा खत्म, आज नहीं कर रहा हूं क्योंकि अचानक से मेरे बच्चे बहुत लोड पड़ जाएगा आप पर। अभी ये आधा मेरे पास बाकी है मटेरियल और मैं आपसे कह रहा हूं बस कि आप डबल टिक वाले, ठीक है, बस इतना कह रहा हूं, आप डबल टिक वाले मेरे बच्चे याद करके चले गए, आपका काम हो जाएगा। और याद कभी नहीं करनी, मैं बस इतना कहता हूं कि मेरे बच्चे बार बार बस पढ़ लीजिएगा, 2 से 3 बार इन पॉइंटों का रिवीजन डाल दीजिएगा, 2 से 3 पॉइंटों का। अगर कोई पॉइंट छूटता है और मुझे लगता है इंपोर्टेंट है, मैं उसे एमसीक्यू के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा, एमसीक्यू के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है मेरे बच्चे। करना तो सुरजीत जी मैं आज ही चाह रहा था, लेकिन मेरे बच्चों का काफी कहना है कि सर आज के लिए काफी हो गया, लिखना भी पड़ता है, तो मेरे बच्चे जिनको लिखना है मैं उन्हें अपना मानते हुए चलिए, तो आज नहीं कल इसे एंड कर दूंगा, ठीक है। और मंडे से मेरे बच्चे आपकी मॉडर्न हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका एक मोक लगा करके, क्योंकि एक मोक में इसका पूरा काम तमाम करेंगे हम, 2 घंटे के मोक में लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन लाऊंगा मैं उस दिन, ठीक है। और ट्यूसडे से आपकी मॉडर्न स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।